सपना देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। तो सपना हमारा कैसा होना चाहिए जिसके लिए हर दिन छोटा पड़ जाए। हर दिन हम इतने प्रयास करें कि हमें लगे कि अभी बहुत कम समय बचा है। ऐसा ना लगे कि अभी बहुत समय बचा है, ऐसा लगना चाहिए कि बहुत कम समय बचा है और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तभी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल की क्लास जीके की पाठशाला में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट हिस्ट्री, और उसमें पढ़ा रही हूँ आपको मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा रही हूँ। और उसके बारे में क्या पढ़ाया था मैंने आपको, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासकों के बारे में पढ़ाया था। दिल्ली सल्तनत के बारे में भी मैं क्या पढ़ा रही थी दोस्तों, आपको गुलाम वंश के शासकों के बारे में पढ़ा रही थी। और गुलाम वंश के शासकों में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन तक हम पहुँचे थे। और बलबन के हमने कार्य देखे कि कैसे उसने अपने शासन को चलाया और उसने क्या क्या कार्य किए जिससे जनता उसका सम्मान करे। लेकिन जनता उसका सम्मान नहीं, उसकी डर की वजह से जो भी उसने नियम बनाए थे उनका पालन करती थी। तो कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं दोस्तों बलबन से ही रिलेटेड, वो हम आज पढ़ेंगे। तो क्या है कि बलबन ने कुलीनता का समर्थन किया, मतलब रक्त की शुद्धता का सिद्धांत। कुलीनता का समर्थन मतलब कि अच्छे कुल से है, इसलिए रक्त की शुद्धता का सिद्धांत दिया। और अपने को क्या बताया, ईरान के शासक अफसियाब का वंशज बताया। क्या बताया, ईरान के शासक अफसियाब का वंशज बताया। क्यों बताया, जिससे कि जनता क्या सोचे कि ये एक गुलाम नहीं है, ये एक अच्छे वंश से, कुलीन वंश से रिलेटेड है। राज दरबार में कठोर अनुशासन को बलबन ने अपनाया, जिसमें हंसना, शराब पीना, नृत्य संगीत सबको उसने बंद कर दिया था। ना कोई उसके दरबार में हंस सकता था, ना नाच गाना कर सकता था, ना शराब पी सकता था। और कोई अगर उसकी बुराई भी कर देता था तो उसको मरवा देता था। फिर क्या समस्याएं आई थी, आंतरिक विद्रोह को समाप्त करने के लिए बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया था। जो क्या था, एक 40 तुर्क सरदारों का समूह था, उसको बलबन ने समाप्त कर दिया था। क्योंकि वो क्या सोचता था बलबन कि ये कहीं जो 40 तुर्क सरदार हैं ये इसके विरुद्ध, बलबन के विरुद्ध षड्यंत्र ना कर रहे हों, इसलिए इसने इनको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया था। परिवार में जो भी उसके खिलाफ थे, उसके परिवार में भी जो उसके खिलाफ थे, जो उसका बुरा चाहते थे, उनको भी वो मरवा देता था। तो देख लीजिए आप कितना निर्दयी था वो। तो जनता तो, जब उसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा तो जनता तो दूर है। फिर परिवार में जो उसके खिलाफ थे उनको भी मरवा देता था। सशक्त गुप्तचर व्यवस्था शुरू की, जिसके लिए उसने एक पद रखा था, बरीद ए मुमालिक। और बरीद ए मुमालिक एक विभाग बनाया था, पद नहीं विभाग बनाया था। अब ये इसने क्यों रखा गुप्तचर, कि जो गुप्तचर होता है वो हर तरह की एक कोने की जो खबर है वो राजा को बता देता था। इसलिए उसने बरीद मुमालिक विभाग बनाया कि जो भी उसके प्रति षड्यंत्र कर रहा है, चाहे उसके परिवार से रिलेटेड हो, चाहे किसी राज्य से हो, या चाहे उसका कोई मित्र हो या शत्रु हो, जहाँ से भी उसे खबर मिले कि कोई उसके प्रति षड्यंत्र रच रहा है बलबन के विरुद्ध, तो वो उसको मार देता था। इसलिए उसने क्या रखा था, एक गुप्तचर भी रखा था। अब मंगोल विद्रोह भी हुआ। अब मंगोल विद्रोह से के लिए क्या करा उसने, मंगोलों से निपटने के लिए बलबन ने दीवान ए अर्ज नामक
सैन्य विभाग भी बनाया। दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग। दीवान-ए-अर्ज क्या होता है? दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग बनाया। ये आ जाते हैं पेपरों में, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मंगोलों से निपटने के लिए दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग बनाया। और सैन्य विभाग के प्रमुख को क्या कहा? इमाद-उल मुल्क, जो कि बलबन का विश्वास पात्र व्यक्ति होता था। विश्वास पात्र व्यक्ति होता था इमाद-उल मुल्क। फिर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर दुर्ग बनाया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर दुर्ग भी बनाया और अपने पुत्र मोहम्मद को वहां नियुक्त किया। मतलब वो उसने हर तरह से अपने लिए एक सेफ्टी की। उसने सैन्य विभाग भी बना दिया, फिर गुप्तचर विभाग भी बना दिया, दुर्ग पर भी अपने पुत्र मोहम्मद को नियुक्त कर दिया। तो अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने ये कार्य किए। लेकिन पुत्र के मर जाने पर बलबन को पुत्र वियोग हो गया, जिस कारण बलबन की मृत्यु हो गई। अपने पुत्र के मर जाने के कारण बलबन को पुत्र वियोग हुआ, जिसके कारण बलबन की मृत्यु हो गई। अब बलबन के कुछ कार्य भी रहे। उन्होंने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया। मतलब उनके शासनकाल में जो भी उन्हें सही लगता था, मतलब ये नहीं कि कोई भी उसे आकर गलत इन्फॉर्मेशन दे दे और वो है उसी पर न्याय दे दे, नहीं। उसने न्याय व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से रखा हुआ था कि वो सच्चाई तक पहुंचता था और तब अपना न्याय सुनाता था। इसलिए उसने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया, नौरोज़ त्योहार शुरू किया और सिख जिले की व्यवस्था भी की। नौरोज़ त्योहार मैंने आपको बताया था कल अपनी पिछली क्लास में। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार पिछली क्लास देख लीजिएगा। तो बलबन ने क्या करा? विस्तारवादी नीति उन्होंने नहीं बनाई। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं यहाँ भी शासन कर लूँ, अपना यहाँ भी कब्जा कर लूँ, यहाँ भी कर लूँ, सब तरफ से अपना कब्जा कर लूँ। उसने नहीं, ऐसा कार्य नहीं किया। तो विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई, बल्कि उसने आंतरिक प्रशासन को सुदृढ़ किया। जहाँ तक वह रह रहा था, जहाँ तक उसका शासन था, वहीं तक का उसने अपने शासन को हर तरह से सुदृढ़ किया, मजबूत किया। बलबन ने इक्तादारी व्यवस्था के लिए ख्वाजा नाम के व्यक्ति को भी रखा। इक्तादारी व्यवस्था बताई थी मैंने आपको, भूमि से रिलेटेड। तो वहाँ पर कोई भी ऐसा ना हो कि मतलब क्या होता है कि ज़्यादा उपज कौन रख ले? इक्तादार रख ले और राजा को कम दे दे। इसकी व्यवस्था करने के लिए भी, इस पर नियंत्रण करने के लिए भी ख्वाजा नाम के व्यक्ति को रखा। क्योंकि जो भूमि दी जाती थी किसको? इक्तादारों को जो भूमि दी जाती थी उसमें अनाज उगाया जाता था। तो क्या होता था कि आधा जो उपज है वो सुल्तान को दी जाती थी और आधी उपज इक्तादार अपने आप रखता था। तो इक्तादार ज़्यादा उपज अपने पास ना रखे, मतलब बराबर जितना भी बोला गया है कि इतनी उपज सुल्तान को मिलेगी और इतनी उपज आप रखेंगे, अगर उसमें से थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा हो तो उसके लिए ख्वाजा नाम के व्यक्ति को रखा। अब बलबन के समय कुछ विद्वान भी हुए, जैसे अमीर खुसरो। खुसरो जो बलबन के समय से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक रहे। अमीर खुसरो बलबन के समय से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक रहे। अमीर हसन ये भी बलबन के समय के विद्वान थे। और फिर 1286 में बलबन की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद कौन आते हैं? कैकुबाद शासन करता है। और इन्हीं के समय जो जलालुद्दीन खिलजी होता है वो इनका सेनापति होता है। अब इसके बाद कौन सा वंश आएगा? खिलजी वंश। मैंने आपको बताई थी शॉर्ट ट्रिक, गुल खिला तुग से लोदी, मतलब गुलाम वंश हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? खिलजी वंश पढ़ेंगे, फिर तुगलक वंश पढ़ेंगे, से सैयद वंश पढ़ेंगे, लोदी वंश मीन्स लोदी वंश पढ़ेंगे।
तो गुलाम वंश अब हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है, और अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। वो पढ़ेंगे कब? अपनी अगली क्लास में। तो दोस्तों बताइए कि क्या करा था उन्होंने? गुप्तचर व्यवस्था के लिए कौन सा विभाग बनाया था बलबन ने? तो बलबन ने जो गुप्तचर विभाग बनाया था उसका क्या नाम था? बरीदे मुमालिक। कौन सा है? बरीदे मुमालिक। और एक सैन्य विभाग भी बनाया था उन्होंने, वो कौन सा था? सैन्य विभाग दीवाने अर्ज। देखिए, दीवान ए अर्ज, मंगोलों से निपटने के लिए बलबन ने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग बनाया। और इस सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था वो होता था इमादुल मुल्क। ठीक है दोस्तों। फिर बहुत इजी वे में मैंने आपको समझा दिया है, और ऐसा नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आप बलबन के समय के विद्वान देख लीजिए कि अमीर खुसरो रहे, अमीर हसन रहे, और खुसरो का टाइम देख लीजिए, बलबन के समय से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक रहेंगे। फिर बलबन के कार्य देख लीजिए, न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया, नौरोज़ त्योहार शुरू किया, सिख जिला की व्यवस्था की। और अगर आपको इस तरह से हर व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा कि वो किस तरह का व्यक्ति था, कैसे उसने अपना शासन चलाया, कैसे अपने शत्रुओं से निपटने के लिए उसने कार्य किए, समाधान किए, तो आप बहुत से जो बिना पढ़े भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ अलग तरीके से दे देते हैं, वो भी आप कर लेंगे। तो दोस्तों मेरी क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें, और मेरी अगली क्लास का इंतज़ार करें। थैंक यू।